नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में। आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे चार धाम यात्रा पर। इस विषय में बात करने के लिए मेरे साथ रिसर्च स्कॉलर अंकित उचोली जी हैं। तो अंकित सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई, मुझे आज अपने इस प्लेटफॉर्म पर मौका देने के लिए। तो अंकित जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पूरे विश्व के लिए चार धाम यात्रा का क्या धार्मिक पहलू है? क्या विशेष? देखिए गौरव भाई, हम लोग जिस उत्तराखंड प्रदेश में रहते हैं और उत्तराखंड के बारे में तो सभी लोग आप जानते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। और एक हमारे यहाँ जो चार धाम यात्रा है जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल एक तरीके से हम उनको कहेंगे। और पर्यटन से इतर जो हम तीर्थाटन की बात करते हैं, धार्मिक यात्राओं की बात करते हैं, तो उत्तराखंड के भीतर बहुत सारे धार्मिक स्थल मौजूद हैं जिसमें चार धाम यात्रा के जो ये धार्मिक स्थल है ये महत्वपूर्ण रूप से हमारे एक तरीके से प्रदेश में है। और ये विशेष करके जो चारों धार्मिक स्थल हैं ये विशेषकर जो हिंदू समुदाय है उसके लिए एक आस्था का केंद्र भी रहे हैं। और अलग-अलग जगह के जो लोग हैं, चाहे विश्व के भीतर अलग-अलग जगह के जो लोग हैं, वो आज इस धार्मिक यात्रा को करने के लिए उत्तराखंड के भीतर आते हैं। और इसका आध्यात्मिक रूप से भी बहुत विशेष महत्व है। और केदारनाथ के बारे में तो पहले लोग जब तीर्थ यात्रा की जब शुरुआत रही होगी या हम अपने गाँव में बड़े बुजुर्गों से ये सुनते हैं कि कई लोग केवल जब जीवन के तमाम एक तरीके से कामों को करके अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारियों को जब पूरा करते थे, तो कई लोग उस केदारनाथ में एक तरीके से अंतिम बार जाने के लिए ही एक तरीके से वहाँ पुण्य कमाने के लिए कि लोग एक मानते थे कि जीवन के पड़ाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन चार धामों की यात्रा को करना भी था। तो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा महत्व लोगों के लिए है इसका। अंकित जी, आजकल जो हम जैसा देख रहे हैं कि जो चार धाम यात्रा पर लोग आ रहे हैं, क्या उनका जो धार्मिक भावना है वो पहले जैसे ही है या कुछ बदलाव हुआ है धार्मिक भावनाओं में? देखिए, मेरा तो पीएचडी का विषय भी है ये, पीएचडी जी। का मैं जो जिसमें पीएचडी कर रहा हूँ उसका विषय ही इस एक तरीके से विशेषकर इसमें हमारा जो एक धाम है, केदारनाथ हो गया, त्रिजुगी नारायण हो गया, तुंगनाथ हो गया और सारी देवरियाताल जो है, इन चारों जगहों पर एक तरीके से लोगों पर इन यात्राओं का क्या महत्व है, इन पर्यटक स्थलों पर पर्यटन बढ़ने का क्या प्रभाव है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जब स्थानीय लोगों से मैंने बात की केदारनाथ में मैं जब फील्ड सर्वे पर था, तो लोगों के भीतर भी एक इस तरीके की भावना है, जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय पुजारी हैं, स्थानीय व्यापारी हैं, कि जो वर्तमान में जो आने वाले लोग हैं, उसमें कहीं न कहीं वो धार्मिक भावना, वो आध्यात्मिक दृष्टि जो है एक तरीके से कम हुई है। एक तरीके से सैर-सपाटा और मौज-मस्ती का जो पर्यटन है, एक तरीके से हम उन पर्यटक स्थलों में देख रहे हैं। तो पहली बात तो ये आवश्यकता पूरा एक तरीके से उत्तराखंड भी महसूस कर रहा है और स्थानीय लोग विशेष तौर पर इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि तीर्थाटन और पर्यटन में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। कि तीर्थाटन करने के लिए जो लोग जाएँ, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे जो चारों धाम हैं, ख़ास करके केदारनाथ है, वो बहुत दुर्गम स्थितियों पर वो बसे होते हैं, इसलिए वो 6 महीने के लिए वहाँ के कपाट खुलते हैं, तो बहुत पैदल जा कर के लोग वहाँ बड़ी शांति में एक तरीके से लोग वहाँ अपने एक तरीके से आध्यात्मिक दृष्टि से जाते थे। लेकिन वर्तमान समय की जो यात्रा है, स्थानीय लोगों से बात करने पर ये पता चलता है कि बहुत एक तरीके से जो सेल्फी का कल्चर है, जो फ़ोटो वीडियो बनाने का कल्चर है, तो एक कहीं न कहीं वो जो धार्मिक भावना, आध्यात्मिक भावना पीछे छूटती हुई दिखाई दे रही है। और एक तरीके से सैर-सपाटे की जो होड़ है एक तरीके से इन पर्यटक स्थलों में, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जैसा भी आपने कहा कि आपने व्यापारियों से बात करी, तो हाल-फिलहाल में व्यापारियों की क्या स्थिति है? क्या वो खुश हैं और क्या स्थिति है उनका? देखिए, जब आर्थिक तौर पर हम देख रहे हैं कि एक तरीके से उत्तराखंड में पर्यटन के महत्व को जब हम देख रहे हैं, तो मैंने भी ये फील्ड सर्वे में महसूस किया कि कहीं न कहीं पर्यटन के कारण जो पर्यटक स्थल हैं, कहीं के भी उत्तराखंड में जितने भी पर्यटक स्थल हैं, तो स्थानीय लोगों की जो अर्थव्यवस्था है, स्थानीय लोगों की जो आर्थिकी है, एक कहीं न कहीं वो मजबूत हुई है। लोगों को बड़े स्तर पर रोज़गार मिला है, ख़ास करके हम जब रुद्रप्रयाग वैली की बात करते हैं, केदार घाटी की हम लोग बात करते हैं, तो केदारनाथ, बद्रीनाथ इन सभी जगहों में स्थानीय युवाओं को भारी मात्रा में वो रोज़गार मिला है। अब वो रोज़गार का पैटर्न इस तरीके का है कि भई जैसे केदारनाथ में तो 6 महीने का ही वो रोज़गार है, कहीं वो 12 महीने का मिलता है, जैसे तुंगनाथ में तो वहाँ 12 महीने का रोज़गार लोगों को मिलता है, सारी देवरियाताल में 12 महीने का मिलता है। लेकिन अधिकतर जगह लेकिन वो 6 महीने में भी एक अच्छा खासा रोज़गार एक तरीके से स्थानीय युवाओं को मिल रहा है। लेकिन धीरे-धीरे हम जैसे देख रहे हैं कि एक तरीके से हम कहेंगे कि पूँजीपतियों का और जैसे अब सुनने में ये आ रहा है कि अंबानी-अडानी भी एक तरीके से उन धामों में एक तरीके से उस ज़मीन को खरीद रहे हैं। तो स्थानीय लोग आप जानते हैं कि बहुत मजबूत आर्थिकी वाले नहीं हैं, तो वो मजबूर हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी एक तरीके से इन धामों में खरीद दी है। अब ज़मीन हमारी है, बाहर के जो उद्योगपति हैं वो अपना उद्योग धंधा चला रहे हैं
और हमारा यहाँ का जो आदमी है एक तरीके से वहाँ केवल एक तरीके होटल में काम कर रहा है, इस तरीके का काम कर रहा है। लेकिन फिर भी एक बड़ा हिस्सा युवाओं का स्थानीय आर्थिक के तौर पर वहाँ पर मजबूत हो रही है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो अपना स्वरोजगार करें। तो क्या ऐसे कुछ नए व्यवसाय खुले हुए हैं या युवा इस तरीके से कहीं बढ़ा है कि वो खुद का कुछ व्यापार खोल पा रहा है? हाँ, जब मैंने एक तरीके से जब हम लोग देखते हैं इस बात को और केवल ये मेरी ही बात नहीं, जो उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट 2 आई हैं, 2018 में आई थी, उसके बाद जी। 2023 में उनकी एक रिपोर्ट और आई थी। तो वो जो 2023 की रिपोर्ट भी ये बताती है कि 2018 से 2023 के बीच में एक तरीके से हम देखेंगे कि जो 5 वर्ष का जो एक तरीके का टाइम पीरियड रहा, उसमें जो है स्थानीय तौर पर स्थानीय व्यापारियों एक तरीके से एक तो होटल व्यवसाय बहुत ज़्यादा खुले हैं और उन होटल व्यवसायों में भी जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, जो मेरा स्टडी एरिया था, जो केदारनाथ जिस रुद्रप्रयाग जिले में है, वो रुद्रप्रयाग एक तरीके से टॉप 3 जिलों में है, जहाँ सबसे ज़्यादा होटल व्यवसाय एक तरीके से खुले हुए हैं। तो वो पलायन आयोग की रिपोर्ट भी ये कह रही है और एक तरीके से आप देखते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं, कि जैसे ही एक तरीके से वो होटल व्यवसाय खुले, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हुआ, तो आप देखते हैं कि जो रुद्रप्रयाग में एक तरीके से घोस्ट विलेज बन रहे थे, भूता गाँव बन रहे थे, घर खाली हो रहे थे, पलायन हो रहा था, उस पलायन पर भी कहीं न कहीं आंशिक रूप से रुद्रप्रयाग जनपद में रोक लगी है। ये भी वो पलायन आयोग की रिपोर्ट जो है वो उस रिपोर्ट में हमें दिखाई देता है। और लगातार युवा जो है अलग-अलग व्यापारी में, होटल व्यवसाय में वो लोग हैं, होम स्टे उन लोगों ने खोले हुए हैं, वहाँ जो पूजा-पाठ की दुकान होती है उसमें वो काम करते हैं। स्थानीय जो प्रसाद बनाने का निर्माण है, प्रसाद को बेचने का काम वहाँ युवा कर रहे हैं। जो घोड़ा खच्चर संचालक हैं वो भी स्थानीय लोग जो हैं उसमें अधिकतर होते हैं। जो डंडी-कंडी पर आने वाले लोग हैं, उसमें भी स्थानीय लोग अधिकतर होते हैं। और एक तरीके से हम देखेंगे कि जो कुछ स्वरोजगार भी एक तरीके से जैसे हम देखेंगे कि स्थानीय उत्पाद एक तरीके से जो बेच रहे हैं, भाई वहाँ बुरांस का जूस अगर वो बेच रहे हैं, माल्टे का जूस बेच रहे हैं, तो उसमें भी एक तरीके से स्थानीय युवा बढ़-चढ़ कर के भागीदारी कर रहे हैं। अंकित जी, जो ये व्यापार हैं, जो रोज़गार हैं, ये मौसमी हैं। तो जैसे ही मौसम खत्म होता है या सीज़न खत्म होता है, उसके बाद फिर उत्तराखंड का युवा या फिर जो जुड़े हुए हैं चारधाम यात्रा से, वो उस वक़्त क्या कर रहे होते हैं? हाँ, ये एक बड़ी समस्या है और इसी के साथ हमको पर्यटन के साथ जोड़ करके इसको देखना चाहिए कि भाई कैसे यही मेरा जो शोध का विषय था, इसमें एक चीज़ ये भी थी कि भाई किस तरीके से जो पर्यटन है, वो 12 महीने लोगों के लिए बनाया जा सके। और हम देखते हैं कि केदारनाथ में आप उत्तराखंड में आप देखते हैं कि भाई 1.2 करोड़ के आसपास हमारी उत्तराखंड की जनसंख्या है और पिछले वर्षों में 5-6 करोड़ यात्रियों ने एक तरीके से यहाँ विज़िट किया है। जी। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, उन पर भी दबाव बन रहा है। तो इसके अल्टरनेटिव में बहुत सारे लोगों ने ये सुझाव दिया, हमारे जो पर्यावरणविद हैं, ये उस सुझाव को दे रहे हैं कि भाई जो जैसे केदारनाथ की 6 महीने की एक तरीके से वो यात्रा चलती है। 6 महीने के बाद जो है केदारनाथ की डोली जो है ओमकारेश्वर के ऊखीमठ मंदिर में रहती है। जी। तो लोगों ने ये माँग की और सरकार को भी फिर ये आवश्यकता महसूस हुई कि हमें शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करना चाहिए, कि 6 महीने जो केदारनाथ में जो यात्रा में जो लोग ना जा सकें, वो बाकी के 6 महीने यार ऊखीमठ में जा कर के वहाँ जो है केदारनाथ के दर्शन कर सकें, तो उससे 2 काम होंगे। एक तो जो 6 महीने पर एकदम हम केदारनाथ वाले क्षेत्र में या अन्य पर्यटक स्थलों में दबाव बना हुआ है, वो दबाव भी कहीं कम होगा और बाकी के 6 महीने केदारनाथ सहित जो बाकी बाकी अन्य घाटियाँ, ऊखीमठ वाला जो एरिया है, वहाँ के लोगों को भी स्थानीय लोगों को एक तरीके से इससे रोजगार मिलेगा और सरकार ने शीतकालीन यात्रा पिछले वर्ष 2024 से एक तरीके से शुरू किया। लेकिन उस तरीके से मैंने जो महसूस किया कि उस तरीके से उसको प्रचारित और प्रसारित नहीं किया गया। इसीलिए वहाँ ये देखा गया कि शीतकालीन यात्रा को करने के लिए बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। जी। जैसे हम जानते हैं कि उत्तराखंड एक बहुत ही समृद्ध राज्य है और यहाँ का जो भोजन है, यहाँ की जो जैसे आप अभी जूस के बारे में बता रहे थे, तो क्या जो यात्री उत्तराखंड से या बाहर से कहीं घूमने यहाँ पे आ रहा है, तो उसको वो स्थानीय जो भोजन है, वो मिल रहा है उसको? क्या वो हाँ। टेस्ट कर पा रहा है पहाड़ी भोजन को? जी, जी, बिल्कुल कर पा रहा है और इस बीच में एक तरीके से लोगों के बीच में उस स्थानीय उत्पादों की माँग भी बढ़ी है। हम लोग देख रहे हैं कि जब स्थानीय लोगों से हम लोगों ने बात की केदार वैली में, तुंगनाथ जी। में, तो वो कहीं न कहीं जब वो खाना परोसते हैं, तो उस खाने परोसने में उन्होंने खुद ही इस बात को स्वीकार किया, जो स्थानीय व्यापारी थे, स्थानीय जी। दुकानदार थे, कि जो यात्री हैं, वो खुद ही स्थानीय उत्पादों की माँग कर रहे हैं कि स्थानीय भोजन को खाएँ। जैसे वो मंडुवे की रोटी खाना चाहते हैं, वो कढ़ी खाना चाहते हैं, हमारे यहाँ के जो कढ़ी होती है उसको खाना चाहते हैं। जो सब्जियाँ हमारे स्थानीय तौर पर होती हैं, उनको वो खाना चाहते हैं और बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं, वो खरीद करके भी एक तरीके से अपने लिए जो है एक विरासत के रूप में, एक याद के रूप में वो यहाँ से ले जाते हैं। अंकित जी, एक तरीके से हम बड़े खुश हो रहे हैं कि उत्तराखंड एक तीर्थ स्थल बन रहा है, करोड़ों लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन उसका जो प्राकृतिक
प्रकृति पे जो असर पड़ रहा है वो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ज़्यादा दबाव पड़ता जा रहा है लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में या हिमालय रीजन में? बिल्कुल दबाव बढ़ता जा रहा है और ये दबाव केवल केवल इतनी सी भर बात नहीं है कि हम लोग उस दबाव के बारे में बात कर रहे हैं। वो दबाव एक तरीके से जिनको हम एक तरीके से नेचुरल डिज़ास्टर या प्राकृतिक आपदाएँ कह रही हैं, वो लगातार जो प्राकृतिक आपदाएँ जिनको हम कह रहे हैं, वो प्राकृतिक आपदाएँ होने के साथ-साथ अब वो मानवीकृत आपदाएँ भी हो गई हैं। मुझे लगता है कि हम मनुष्यों का भी उसमें बराबर का रोल है उन आपदाओं को लाने में और हम वो देख रहे हैं कि जब लगातार जो एक तरीके से लोग जितने सरकार का भी एक ही तरफ ध्यान है कि सरकार कह रही है सरकार को केवल नंबर से मतलब है कि वो नंबर्स कैसे बढ़े कि पिछली बार 5 करोड़ आए हम 8 करोड़ लेकर के हैं अब उनके लिए व्यवस्थाएं हैं या प्रकृति की जो केयरिंग कैपेसिटी है अभी कोई भी एक तरीके की इस तरीके की स्टडी इस उत्तराखंड के भीतर खास करके केदार वैली में या बाकी जगह नहीं हुई है कि भाई किसी भी जगह की एक केयरिंग कैपेसिटी होती है तो केदारनाथ की कोई केयरिंग कैपेसिटी की कोई स्टडी नहीं हुई कि कितने लोगों को वहां एक रात में रुकाया जा सकता है सरकार का ध्यान है कि भाई नंबर एक तरीके से बढ़ाया जाए और उसका असर ये हो रहा है केवल उत्तराखंड में ही नहीं दिख रहे हम देख रहे उत्तराखंड में हमने देखा हमारे यहाँ उत्तरकाशी में जहाँ गंगोत्री यमुनोत्री की यात्राएं चलती हैं धराली में एक बड़ी आपदा इस समय आई है यहाँ थराली चमोली का जो एक एरिया है वहां आपदाई है केदार घाटी में हम लोगों ने 2023-24 में फिर से 2013 की पुनरावृत्ति एक बड़ी आपदा वहां पर आई है तो लगातार पहाड़ों में जो ये आपदाएं बढ़ रही हैं ये कहीं ना कहीं संकेत कर रही हैं कि हमने जो मानवीय गतिविधियां हिमालय के ऊपर बढ़ा दी है ये एक तरीके से लगातार इन घटनाओं से हमको सचेत भी होना पड़ेगा हमको सजग भी होना पड़ेगा और हमारा जो बगल का जो राज्य है हिमाचल प्रदेश हमको उसको हम उसको एक तरीके से टूरिज्म का एक बहुत आदर्श आइडियल मॉडल माना करते थे लेकिन आपने देखा कि पिछले 3 वर्षों से वहां भी प्रकृति का जो विनाशकारी रूप एक तरीके से हम वहां देख रहे हैं कि लगातार वहां एक तरीके से आपदाएं आ रही हैं तो मुझे लगता है कि हमको कम से कम उस केयरिंग कैपेसिटी को डिसाइड करना पड़ेगा ताकि जो है हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यूएनडीपी भी उसकी बात कर रहा है हम एसडीजी गोल्स पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव करेंगे तो हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए अगर हम उस यात्रा को नहीं बचा पाए हमने ठीक है हम अभी बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं प्रकृति पर हमने बहुत ज्यादा दबाव बना दिया और भविष्य में इस तरीके की आपदाएं आती रहेंगी तो एक तरीके से वो लंबा जो हम चाह रहे हैं कि सतत एक आर्थिकी का मॉडल बने तो वो पर्यटन नहीं बन पाएगा और वही हम अपने उत्तराखंड में भी उसको झेल रहे हैं और बहुत समय बाद अब जा करके मसूरी जो एक पर्यटक स्थल देहरादून के पास में है अब जो है वहाँ मसूरी में एक तरीके से वो केयरिंग कैपेसिटी को काउंट करने की बात हुई है बहुत सारी कमेटियां उत्तराखंड में बनी है लेकिन वो कमेटियों की रिपोर्ट अभी तक भी सार्वजनिक नहीं हो पाई कि जी क्या ऐसा रीज़न होगा कि जो ये कैरिंग कैपेसिटी है इस पे काम नहीं कर पा रहे हैं, सरकार काम नहीं कर पा रही है, लोग भी जागरूक नहीं है इसके प्रति, क्या कारण होंगे इसके? देखिए केयरिंग कैपेसिटी के न कराने के पीछे एक तो सरकार का तो ये है कि उन्हें एक तरीके से यात्रा को प्रमोट करना है और वो नंबर गेम के पीछे है कि कितने वो एक तरीके से इसको उपलब्धि मानते हैं वो ज्यादा लोगों के आने को उपलब्धि मानते हैं वो इस चीज को उपलब्धि नहीं मानते हैं कि भाई जितने लोग आए उनकी व्यवस्था अच्छे से हो जाए प्रकृति को कम से कम नुकसान में उनकी हम व्यवस्थाएं कर सके सरकार इसको उपलब्धि नहीं मानती है सरकार केवल नंबर्स को उपलब्धि मानती है कि 5 करोड़ आए तो इस समय 7 करोड़ आने चाहिए अगले साल का लक्ष्य 10 करोड़ है तो ये एक उसको वो मानते हैं और कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा सचेत जो आम जनमानस है स्थानीय लोग खास करके उनको सचेत होने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि अंततः वो जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश को नुकसान होगा यात्री तो अपना आएगा एक दिन यात्रा करेगा वो चल जाएगा वो शोर शराबा करेगा वो चले जाएगा लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको लंबे समय तक वहां रहना है उनकी एक तरीके से विरासत उस स्थान से जुड़ी हुई है तो उनको भी कहीं ना कहीं कई बार ये भी रहता है कि कई बार जैसे सरकार ने माना रजिस्ट्रेशन शुरू भी किए तो स्थानीय लोगों ने एक तरीके से उस रजिस्ट्रेशन का बहुत भारी विरोध किया कि वो भी चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा यात्री आए तो एक तरीके से उनका भी एक सीमित समय के लिए अब वो इसलिए है क्योंकि 6 महीने का रोजगार उनके पास है तो वो भी चाहेंगे कि 6 महीने में कितने ज्यादा वो रोजगार एक तरीके से हासिल कर सके तो मैं यही कह रहा हूँ कि जितना हम शीतकालीन यात्रा को और बाकी जगहों को प्रमोट करेंगे तो वो एक तरीके से फिर स्थानीय लोग भी इस चीज के लिए तैयार होंगे कि भाई उनको जब 12 महीने की आर्थिकी मिलेगी वो 12 महीने के लिए तैयार होंगे जैसे मैंने अपने चारों जो मेरी 4 साइट्स थी तो केदारनाथ में 6 महीने की यात्रा थी तो वो चाहते हैं कि 6 महीने में जितना कमाया जा सके उतना कमाया जाए लेकिन जैसे सारी देवरिया है और बाकी जगह है तो वहां के लोग इस चीज को अनुभव कर रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा एक तरीके से दबाव हमको टूरिस्ट स्टेशन पर नहीं बनाना है हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है और कल ही मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में पता नहीं कितने लाखों टन का कूड़ा इस समय जो है एकत्रित हुआ है तो इसको हमको करना पड़ेगा और इसका एक अच्छा विकल्प जैसे केदारनाथ यात्रा के लिए हम शीतकालीन यात्रा का विकल्प बढ़िया हो सकता है और साथ ही साथ सरकार को जो ये 4 एक तरीके से हम धार्मिक स्थान कह रहे हैं इसके अलावा उत्तराखंड तो हमने कहा कि एक तरीके से उत्तराखंड में इतने ज्यादा स्थान है जहां एक तरीके से सरकार उनको प्रमोट कर सकती है
अगर इन छोटे-छोटे जैसे हमारे यहाँ श्रीनगर में आए, अब माना श्रीनगर में कोई यात्री रुक रहा है तो उसके पास हमने कोई अल्टरनेट मॉडल ही नहीं दिया हुआ। ठीक है, हम श्रीनगर में रहते हैं, हमें पता है कि खरसुए के यहाँ पर हिल स्टेशन है, धारी देवी यहाँ पर एक मंदिर है, टिहरी यहाँ पर टिहरी डैम घूम सकते हैं, लेकिन जो यात्री आ रहा है उसके पास हमने कोई मॉडल नहीं दिया। वो श्रीनगर में आ रहा है, उसे लग रहा है बस श्रीनगर में आस-पास कमलेश्वर वगैरह वो घूमता है और वो रुक जाता है। हमें एक तरीके से जो ये छोटे-छोटे पर्यटक स्थल हैं, इनको हमको विकसित करना पड़ेगा ताकि इनकी आर्थिकी भी एक तरीके से मजबूत होगी और वो यात्री भी जो एक तरीके का दबाव है, वो दबाव भी एक तरीके से बढ़ जाएगा और हमको इको टूरिज्म और रूरल टूरिज्म एक तरीके से हम ग्रामीण पर्यटन को अपने गाँवों को हमको समृद्ध करना पड़ेगा। जब गाँव के लोगों को रोजगार मिलेगा तो उससे ज़्यादा ही एक तरीके से हम अच्छी यात्रा को चला पाएँगे। अंकित जी, जो पर्यटक है वो पहाड़ में आना तो चाहता है, पहाड़ की वादियाँ तो देखना चाहता है, यहाँ देख के खुश होता है, इसको देवभूमि समझता है, लेकिन वो प्रकृति को फिर नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचा के जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे, कुछ ऐसे रील्स चलती हैं, बड़े-बड़े धामों पे डीजे बज रहे होते हैं, लोग नाच रहे होते हैं, वो एक पिकनिक स्पॉट बनता जा रहा है ये। तो जो पर्यटक पर्यटक है उनको किन बातों से सचेत रहना चाहिए? उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जो ये पहाड़ की जो धार्मिक जो लोगों की भावना है वो बची रहे और साथ-साथ प्रकृति भी बची रहे? पहली चीज़ तो हम कह रहे हैं कि एक संवेदनशील पर्यटन को हमको डेवलप करना पड़ेगा कि जब हम कोई यात्री आए, जैसे हम जेंडर सेंसिटाइजेशन करते हैं कि भाई किसी के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, तो पर्यटकों को कैसा व्यवहार करना है, ये भी थोड़ा हमको सेंसिटाइज़ लोगों को करना पड़ेगा कि हम जब खास करके ऐसे सेंसिटिव जगह पर जाते हैं, जैसे पहले हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे, उसके पीछे भी मतलब एक बहुत बड़ी थ्योरी रही होगी कि जब हम पहाड़ों की तरफ जाते थे, तो वो कहते थे कि भाई यहाँ सीटी नहीं मारनी है या ज़ोर से आवाज़ नहीं करनी है। तो उसके पीछे कहीं न कहीं प्रकृति जुड़ी हुई थी। लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे, उसके पीछे का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वहाँ बहुत सारे ऐसे पशु-पक्षी रहते थे कि जिनको डिस्टर्ब नहीं करना था, इसलिए वहाँ हो शोर-शराबा, हल्ला नहीं करना था। तो लोग पुराने लोग उस संवेदनशीलता को समझते थे। वो जब जंगलों को भी आप देखते हैं कि वो जंगलों के साथ भी प्रकृति के साथ पुराने लोगों का रिश्ता है। कहीं न कहीं नई पीढ़ी का वो रिश्ता एक तरीके से गायब हो रहा है। जब वो एक तरीके से अपनत्व की भावना, वी फीलिंग जब एक तरीके से नेचर के प्रति खत्म हो रही, तो एक तरीके से वो पिकनिक स्पॉट है, बस आप जाएँ और आप जितना एक तरीके से वहाँ एन्जॉय कर सकते हैं, वो एन्जॉय कर रहे हैं। तो थोड़ा संवेदनशील हमको बनना पड़ेगा खास करके जो सेंसिटिव जैसे केदारनाथ जैसी जगह है, तुंगनाथ जैसी जगह है जो बहुत हाई एल्टीट्यूड पर बसी हुई जगह है, तो वहाँ पर उसके लिए हमें थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा और वो संवेदनशील केवल लोगों को नहीं बल्कि सरकार को भी संवेदनशील होना पड़ेगा। अब केदारनाथ में लोग शांति के लिए जाते थे, इसलिए वो 22 किलोमीटर का ट्रैक वहाँ पैदल का होगा। अब सरकार वहाँ जो है हैवी मशीन ले आकर के, बुलडोज़र ले आकर के वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब आप वहाँ जाएँगे, वहाँ दिन भर जो है केदार वैली में हेलीकॉप्टर का शोर-शराबा है। तो एक ऐसी संवेदनशील जगह में जितने ज़्यादा हेलीकॉप्टरों का चलना, वहाँ हैवी कंस्ट्रक्शन का निर्माण होना, बद्रीनाथ में अभी जो मास्टर प्लान बन रहा है, स्थानीय लोग उसका बहुत भारी विरोध कर रहे हैं कि भई इतनी संवेदनशील जगह पर आप तो सरकार ही एक तरीके से संवेदनशील नहीं है, तो लोगों से हम बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर पाएँगे। तो संवेदनशील पर्यटन को मुझे लगता है कि हमें विकसित करना होगा और जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे साफ-सफाई का ध्यान, जो बेसिक एथिक्स होते हैं, वो हमको लागू करने पड़ेंगे और बहुत सारी जगह स्थानीय लोगों ने भी इस चीज़ की शुरुआत की। जैसे तुंगनाथ में जब मैंने देखा कि भई वन विभाग की एक चौकी लगी रहती है, उस वहाँ जो स्थानीय जो एक कमेटी है, उस कमेटी ने क्या किया कि आप माना बिसलेरी की पानी की एक बोतल ₹20 की आती है, वो उसको ₹30 का बेचते हैं। आपने ₹30 का लिया, वो एक स्टिकर उस बिसलेरी की बोतल पर लगा देते हैं। आप यात्रा करके आए, जब आप यात्रा से वापस आते हो और वो खाली बोतल को आप वापस करते हो, तो वो ₹10 आपको रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरीके के इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किए हैं। और तुंगनाथ में तो मैंने ये भी देखा कि तुंगनाथ 6 महीने के लिए वहाँ के कपाट बंद होते हैं। तो जब बंद कपाट होते थे, स्थानीय लोगों का ये मानना था कि भाई चोपता में लोग घूमे, चोपता में बुग्याल है, ठीक है लोग घूमे, लेकिन जब तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद हैं, तो लोगों को जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन वन विभाग वहाँ पर अनुमति देता है और उस अनुमति देने के बाद वो 3-4 किलोमीटर का जो ट्रैक है, ना वहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना बीच में पानी की पीने की कहीं व्यवस्था है, कहीं कोई कूड़ादान भी उस तरीके का नहीं लगा हुआ है। रास्ते में नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं कि आपको जो रास्ते बने हुए हैं, उन्हीं से चलना है। लोग शॉर्टकट में बुग्यालों के बीच से चल कर के आ रहे हैं, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर यात्रा को हमको लंबे समय तक चलाना है, यात्रा को हमको आर्थिकी का ज़रिया बनाना है, तो सरकार को और लोगों को, दोनों को संवेदनशील होना पड़ेगा, तभी जा कर के हम एक ठीक तरीके से यात्रा को चला पाएँगे। सो अंकित जी, जैसे भी आपका थीसिस भी आपकी पूरी हो चुकी है और बधाई सबसे पहले आपको उसके लिए। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो आपने अपने थीसिस में काम किया, आप जगह-जगह गए, आप यात्रा पे गए, आप वहाँ पे व्यापारियों से मिले, लोगों से मिले, तो इन जनरल आप व्यापारियों से या सरकार से या आम जनता से क्या कहना चाहेंगे कि वो पर्यटन को कैसे देखें उत्तराखंड के? अ, सबसे पहले सरकार की बात करूँ तो सरकार के लिए तो यही सजेशन है कि हम जितने भी इन 4 धामों के अलावा जो बड़े-बड़े हमारे स्पॉट हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा यात्री जा रहे हैं, जी। जैसे उत्तराखंड के भीतर अगर हम इसी अपने क्षेत्र की बात करें तो केदारनाथ में सबसे ज़्यादा जा रहे हैं।
ओमकारेश्वर में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तुंगनाथ में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं और त्रिजुगी नारायण में ये बहुत हॉट स्पॉट है। तो इनके अलावा जो अन्य स्थान है जैसे सारी देवरिया ताल है, विलेज टूरिज्म का एक आइडियल मॉडल वो हो सकता है। तो हमारे यहाँ एक तरीके से जो ग्रामीण पर्यटन है, सरकार को ये फोकस करना चाहिए, जो होम स्टे की सरकार की योजना भी चल रही है, वीरचंद सिंह गढ़वाली और अन्य जो योजनाएं होती हैं। तो सरकार एक तो ग्रामीण पर्यटन को हमको ज़्यादा विकसित करना चाहिए। इको टूरिज्म को हम लोग की प्रकृति को कम से कम नुकसान दे करके हम पर्यटन को विकसित करें, सरकार इसको प्रमोट करे। जो चारों धामों की हमारी यात्रा होती है उसमें हमें शीतकालीन यात्रा को हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि वो 6 महीने का जो लोड है वो भी कम हो सके और बाकी के 6 महीने भी लोग आएँ तो लोगों की आर्थिक भी एक तरीके से चलते रहे। लोगों से ये है कि संवेदनशील तरीके से हमको एक संवेदनशील मनुष्य हमको बनने की ज़रूरत है और जब हम किसी जगह यात्रा करने जाएँ तो साफ-सफाई का हम लोग वहाँ ध्यान रखें। सभी जगह लगभग जो है कूड़ेदान लगे हुए हैं, डस्टबिन लगे हैं, हम उसको ठीक तरीके से यूज़ कर पाएँ और साथ ही साथ सरकार से एक ये भी है कि सभी जगह की पहले हम केयरिंग कैपेसिटी का एक अध्ययन करें। पर्यावरणविद हमारे यहाँ इतनी चीज़ें कहते हैं, तो पर्यावरणविद जो केयरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं कि जो प्रत्येक जगह की एक क्षमता होती है, धारण क्षमता कि वो कितने लोगों को एक तरीके से उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। तो उस स्टडी के हिसाब से फिर हम अपने को एक तरीके से अल्टरनेट टूरिज़्म हमको डेवलप करना चाहिए और लोग भी थोड़ा-सा संवेदनशील बनें और पर्यटन, तीर्थाटन इन चीज़ों में अंतर समझें और अ, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। बस यही सब। तो अंकित जी आपका धन्यवाद। साथियों, अ, बड़ा अच्छा लगा अंकित सर आपसे बात करके और मैं बड़ा खुश हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया था और बीएड कर रहा था, उस दौरान भी आपसे मेरी मुलाकात हुई थी और वापस अब मैं यहाँ पीएचडी करने आ चुका हूँ। तो साथियों, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब मैंने फिर से चैनल दोबारा शुरू कर दिया है और पहली शुरुआत जो मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ दोबारा से, वो अंकित जी के साथ कर रहा हूँ। तो अंकित जी थैंक यू सो आपका मच। धन्यवाद और थैंक यू साथ ही सो मैं मच। लगातार प्रयास करूँगा कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग हैं, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, उनसे बात करूँगा और आप तक यूनिवर्सिटी की जो भी बातें मैं पहुँचाऊँगा। तो साथियों, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ तक आप आ चुके हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।